हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड बेटा, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द पोएम फादर टू सन। ये पोएम जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसका वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो सामने आ जाएगी। राइट, तो चलो बेटा, जल्दी से हम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देख लेते हैं। एंड द हैप्पी न्यूज इज कि इस वीडियो के साथ आपकी पूरी की पूरी हॉर्नबिल बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप नहीं भूलेंगे बेटा, क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ जो है उसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। मैंने जब आपको ये पोएम बताई थी तो क्या मैंने आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन का रेफरेंस दिया था क्या, कि भाई इस पर्सन से रिलेटेड है ये, या जो पोएट हैं इस पोएम की एलिजाबेथ जेनिंग्स, उनसे रिलेटेड या उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात आपको नहीं बताई थी। इस पोएम के अंदर बात हुई है जनरेशन गैप की, यानी जो पीढ़ी का अंतर होता है। यहाँ पर बात हो रही है बाप और बेटे में, यानी पिता और उसके बेटे के अंदर जो एक सोच का फर्क आ गया है, जो एक पीढ़ी का अंतर आ गया है, उस वजह से क्या-क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और किस तरीके से जो पिता है वो तरस रहा है कि फिर से एक बार वापस उसके बेटे के साथ जो है वापस एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए। तो ये किसी पर्टिकुलर पिता के लिए नहीं है कि किसी स्पेशली कोई खास व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक यूनिवर्सल थॉट है, एक ऐसा थॉट है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं सिर्फ आज के समय में ही है, हमेशा से ही ये जनरेशन गैप रहा है, हमेशा से, हर पीढ़ी में। लेकिन वक़्त के साथ, हर एक पीढ़ी के साथ ये जनरेशन गैप जो है, ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है? हर बार कोई अलग रीज़न नहीं होता, रीज़न वो सिमिलर से ही रहते हैं, लेकिन वो रीज़न इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते चले जा रहे हैं कि वो गैप जो है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार। राइट? तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही है, ये एक ऐसी बात है जो कि एक यूनिवर्सल, एक, हम कह सकते हैं कि किसी एक घर की या किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर परिवार की कहानी है आजकल। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने हर बार की तरह आपको लाइन बाय लाइन आंसर, मैं आपको पोएम, चैप्टर्स, उनको लाइन बाय लाइन रीड करके उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका मीनिंग और एसेंस अच्छे से समझ में आए। पर ये जो आंसर्स हैं, आंसर्स को मैं कभी भी रीड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आंसर इज़ ऑलरेडी देयर, क्योंकि आंसर जो होता है ना, वो क्वेश्चन को ऑलरेडी डिकोड करा हुआ होता है आंसर, है ना? तो यहाँ पर मैं इसे रीड नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ वो तो एक तरीके से ट्रांसलेट करने जैसा हो जाएगा। मेरा ये उद्देश्य रहता है, ये पर्पस रहता है कि मैं आपको एक बेहतर मीनिंग बताऊँ, ताकि आपके दिमाग में उस तरीके की सोच आए, ठीक है? ताकि आप एक बेहतर आंसर, बिल्कुल हो सकता है कि आप जब लिखने लगे तो इससे भी बेटर आंसर लिख पाएँ, एंड व्हाई नॉट? तो वही मेरा एक इंटेंशन रहता है, इसीलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैम ने रीड तो करा ही नहीं, नो, मैं जानबूझकर ही रीड नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज़ या की पॉइंट्स हैं सो दैट, तो मैं रीड कर दूँ, अदरवाइज़ मेरी इंटेंशन रहती है कि मैं आपको समझा ज़्यादा दूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। हेल्पलेसनेस का क्या मतलब है यहाँ पर बेटा? क्या मजबूरी है यहाँ पिता की? यहाँ पिता ऐसा कोई मजबूर नहीं है कि भाई कोई फाइनेंशियल इश्यू है, उसके पास फैसिलिटीज़ की कमी है, किसी तरीके से वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हेल्पलेसनेस का मतलब है, अगर आपने पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा है तो उसमें अगर स्टैन्ज़ा 2 आपको ध्यान है, तो उसके अंदर बात की गई है कि ये जो पिता है वो कहता है, द सीड आई हैव सोन, है ना? जो ये मेरा बेटा जो है, जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी न्यौछावर की है, अपना पूरा जीवन इसके पीछे लगा दिया है, ना जाने कितने सैक्रिफाइसेज़ मैंने किए होंगे, वही बेटा आज के दिन मेरी उतनी बात सुन नहीं रहा है ना? वो कहीं न कहीं, मेरा ऐसा लगता है जैसे वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, और ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे बेटे पर ही, कोई मेरा इख्तियार नहीं है मेरे बेटे पर ही, ऐसा मुझे महसूस होता है। राइट? तो यहाँ पर बात बेसिकली ये है कि हेल्पलेसनेस इसीलिए क्योंकि जो एक दूरी आ गई है बेटे के साथ, जो एक नाराज़गी सी है बेटे के अंदर पिता को लेकर, या जिन भी चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बाप और बेटे के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट ये पिता मिटा नहीं पा रहा है। और सिंस ये मिटा नहीं पा रहा है, इस वजह से वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। बिल्कुल इस तरह से महसूस करता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लाचार हूँ,
है ना? तो ये हेल्पलेसनेस है इस पोएम के अंदर जो एक पिता की दिखाई गई है ना? यहाँ पर मैंने इस पोएम के अंदर पिता और बेटे दोनों का नज़रिया बताने की कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पोएम है वो भी एक्सप्लेन जिस तरीके से लिखी है एलिज़ाबेथ जेनिंग ने, बहुत खूबसूरत पोएम है ये, है ना? इसमें बेटा कभी भी जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चे जब इस पोएम को पढ़ रहे होंगे तो ये मत सोचिएगा कि देखा, देखा पापा, देखा मम्मी, आप लोग कितना अन्याय करते हो हम बच्चों के साथ। और जब पेरेंट्स अगर इस पोएम को अगर आप लोग भी देख रहे हो तो कभी ये मत सोचिएगा कि देखो कितने ये पिता कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा है। देखो तुम बच्चे तो सुनते ही नहीं। आप लोग ये मत महसूस कीजिएगा। यहाँ पर जब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो बच्चों का काम है कि वो अपने पेरेंट्स का और पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों का नजरिया समझे। ये वही उद्देश्य होता है, वही पर्पस होता है ना? अगर आप लोग अपना कोई वीडियो देखकर भी या कोई बुक भी आप पढ़ेंगे, अगर उसमें आप अपना खुद का ही पहलू देखकर उसे ही अगर जस्टिफाई करते रहेंगे ना, तो उससे ये जनरेशन गैप कभी भी खत्म नहीं होगा। खत्म छोड़ो मतलब थोड़ा-सा कम भी नहीं होगा। तो हम जब कभी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको दूसरे सामने वाले इंसान के पहलू को समझने का एक मौका मिलता है। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिलता है, तो आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझो। अपने ही पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ कि देखो बेचारा पिता कितना लाचार है या बच्चे सोचने लगे कि देखो माता-पिता भी बच्चों पर ना थोड़े-थोड़ा अत्याचार तो करते ही हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं सोचना है बिकॉज़ ये एक पेसिमिस्टिक सोच होती है, नेगेटिव सोच होती है। ठीक है? आई होप बेटा ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। इस पोएम में वो कौन-कौन सी लाइन्स हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि इस पिता में और बेटे में जो है दूरी आ गई है। ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जैसे कई जगह है साइलेंस सराउंड्स अस, है ना? वी बोथ आर लाइक स्ट्रेंजर्स। ये इस तरीके की कुछ लाइन्स हैं जो सजेस्ट करती हैं। देखिए आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये तो फर्स्ट स्टैन्ज़ा में ही है कि मैं इस बच्चे को जानता ही नहीं हूँ। तो जानता ही नहीं का ये मतलब नहीं है कि भई ये कौन है बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं है। नो, कि ये मेरा मेरा बच्चा है लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ऐज़ इन कुछ नहीं जानता, इसकी पसंद, इसकी चॉइसेस, इसका कैसा क्या इसका जो इसकी क्या पसंद-नापसंद हो सकती है, क्या व्यवहार इसका बन रहा है और उसके जीवन में अभी क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता मुझे। आई नो नथिंग ऑफ हिम, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, साइलेंस सराउंड्स अस। ये कुछ लाइन्स ऐसी हैं, कुछ फ्रेजेज़ ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि दोनों में दूरी है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। डज़ द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम? कंसिस्टेंट राइम स्कीम क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो राइम स्कीम समझो। राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई गाना है ना? कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग क्या होता है ना मुखड़ा, अंतरा यानी स्टैन्ज़ाज़ ही समझ लो कि पहला स्टैन्ज़ा है, दूसरा स्टैन्ज़ा है। तो एक स्टैन्ज़ा में जितनी भी लाइन्स होती है ना उसको कंसिडर करते हैं और हर आखिरी शब्द देखते हैं हर लाइन का, ठीक है? तो जो जो वर्ड्स होते हैं ना उनका साउंड आखिरी वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं ना वो सेम अगर होते हैं तो उसे राइम कहा जाता है कि जैसे आना, जाना, खाना, पीना ये सारे जो हैं इनके सेम साउंड्स हैं, तो ये राइम होता है। और हर एक साउंड वाले वर्ड को सिमिलर साउंड वाले वर्ड को हम सिमिलर सिंबल दे देते हैं कि जैसे ए, बी ये होती है राइम स्कीम। तो यूजुअली क्या राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से अलग-अलग पैटर्न्स की राइम स्कीम होती है। क्या ऐसा कोई भी पैटर्न इस फॉर्म में फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। फर्स्ट 2 स्टैन्ज़ा की राइम स्कीम देखो अलग है ए बी ए 6 लाइन्स है ना तो देखो 6 बन गए, राइट? उसके अलावा थर्ड स्टैन्ज़ा की राइम स्कीम किस तरीके से है ए बी ए। कोई पैटर्न नहीं है एज़ सच और फोर्थ की क्या है बी सी बी ये राइम स्कीम है। यानी एज़ सच कोई कंसिस्टेंट पैटर्न कोई ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है? सो देयर इज़ नो कंसिस्टेंट राइम स्कीम। फ्री वर्ड्स इसको नहीं कहेंगे कि अगर आपको लगे कि हम फ्री वर्ड्स बोल सकते हैं, नो, इसे फ्री वर्ड्स हम नहीं कहेंगे, राइट? तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमारी हॉर्नबिल भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और हाँ, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और हाँ, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना याद से और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। जल्द ही मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।